हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स रासायनिक साम्य पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि वन कंपोनेंट और टू फेजेस के जो सिस्टम होते हैं उनकी डिटेल स्टडी के लिए यूज़फुल होती है। क्लॉसियस और क्लैपेरॉन दोनों ने ही इंडिपेंडेंटली थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के आधार पर इस इक्वेशन को प्रतिपादित किया था और यह समीकरण क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। जो हम दो फेज की बात कर रहे हैं वो दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था में उपस्थित होती हैं और जो साम्यावस्था में उपस्थित फेजेस हैं वो किस किस प्रकार से हो सकती हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्यावस्था होती है तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठोस के गलनांक पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्यावस्था पाई जाती है। सेकंड जो इक्विलिब्रियम है जिसमें कि लिक्विड और वेपर के बीच में साम्यावस्था होती है एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द्रव के क्वथनांक पर। इसी प्रकार से थर्ड जो इक्विलिब्रियम है जिसमें कि सॉलिड और वेपर के बीच में साम्यावस्था पाई जाती है एट द सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ठोस के ऊर्ध्वपातन ताप पर। और फोर्थ जो इक्विलिब्रियम होता है कि व्हेन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी दो विभिन्न क्रिस्टलीय रूप हैं उन दोनों के बीच में साम्यावस्था होती है एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द टू एलोट्रोपिक फॉर्म, यानी इन दोनों अपर रूपों के संक्रमण ताप पर। तो इस प्रकार से जो टू फेजेस होती हैं उनमें जो साम्यावस्था होती है वो इन चार प्रकार में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब मान लीजिए कि एक ही पदार्थ की दो फेजेस हैं और वो फेजेस सपोज लिक्विड और वेपर हो सकती हैं, तो वो दोनों फेजेस दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्विलिब्रियम में हैं। तो यह पॉसिबल है कि पदार्थ की निश्चित मात्रा को एक फेज से दूसरी फेज में थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें जो सिस्टम होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा। सिस्टम को धीमे धीमे स्लोली अनंत सूक्ष्म ऊष्मा देने पर यह पॉसिबल है कि किसी वांछित मात्रा में पदार्थ को समान टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड से वेपर फेज में परिवर्तित किया जा सकता है। कब? जब हम उसको अनंत सूक्ष्म ऊष्मा देते हैं। इसी प्रकार सिस्टम से अगर हम धीमे धीमे अनंत सूक्ष्म ऊष्मा ले लें तो ऐसा संभव है कि वांछित मात्रा में पदार्थ को टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तन किए बिना वेपर फेज से लिक्विड फेज में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में लिक्विड से वेपर फेज में परिवर्तित किया जा सकता है और सिस्टम से ऊष्मा लेने पर यह संभव है कि उसको वेपर फेज से लिक्विड फेज में परिवर्तित किया जाए। लेकिन सिस्टम की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि चूंकि सिस्टम साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, अतः किसी भी प्रोसेस से मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, यानी
चेंज इन जो फ्री एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी पदार्थ की दी गई मात्रा को में दो फेजेस जो कि एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती है, उनकी मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी एक समान होती है। तो हमने यहाँ पर 4 इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। और अगर हम ये बात अभी हमने देखा कि जब हम लिक्विड और वेपर की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य अवस्था में होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी भी पदार्थ को की दी गई मात्रा में दो फेजेस जो कि एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है तो उसकी मुक्त ऊर्जा में ऊर्जा एक समान होगी। अब यह इमेजिन कीजिए कि हम किसी भी समान घटक यानी सेम कंपोनेंट की दो फेजेस हैं ए और बी, वो दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर T और कांस्टेंट प्रेशर P पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जिसको हम इस इक्वेशन से दर्शा सकते हैं A और B जो कि टू फेजेस हैं ऑफ द सेम कंपोनेंट और दे आर in equilibrium at constant temperature T and pressure P. If 1 mole of substance is converted from phase A to phase B without changing temperature and pressure, यदि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन किए बिना ही 1 मोल पदार्थ को प्रावस्था A से प्रावस्था B में स्थानांतरित करते हैं, इसको हम फेज़ A से फेज़ B में कन्वर्ट करते हैं बिना टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तित किए बिना। ऐसी स्थिति में देन देयर विल बी नो अदर वर्क डन देन एक्सपांशन, यहाँ प्रसार के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता है। तो डेल्टा G यानी मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर GB माइनस GA इक्वल टू ज़ीरो एंड GA इक्वल टू GB। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर द मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ ए कंपोनेंट इज सेम, कि साम्यावस्था में स्थिर ताप और दाब पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर टेम्परेचर ताप और एट कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब पर पदार्थ की सभी फेजेस में मोलर मुक्त ऊर्जा समान होगी। मान लीजिए कि यदि सिस्टम का टेम्परेचर T से T प्लस dt तक बढ़ाया जाता है तो साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए प्रेशर भी P से P प्लस dP में परिवर्तित हो जाता है। यदि dP और dt के बीच जो रिलेशन होगा वो हम थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से निकाल लें, तो यदि नए टेम्परेचर और प्रेशर पर पदार्थ A में मुक्त ऊर्जा प्रति मोल GA प्लस DGA होगी और B में कितनी हो जाएगी GB प्लस DGB। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रावस्थाओं की स्थिति को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि GA प्लस DGA इक्वल टू GB प्लस DGB। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं DGA इक्वल टू DGB और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है। थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं कि DG इक्वल टू होगा VDP माइनस SDT, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है। और यह समीकरण सिस्टम की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है जब टेम्परेचर में परिवर्तन dt हो और प्रेशर में परिवर्तन dP रिवर्सिबल हो। सबसे मेन बात क्या है कि
when the change in temperature is dt and change in pressure is dp are reversible। तो हम फेज ए के लिए लिखेंगे, फॉर फेज ए ये हो जाएगा डी जी ए इक्वल टू वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, हमने ए फेज के लिए लिखा है, और इसको हम अगर हम बी फेज के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो हैंस वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है, जिसमें डी टी अपॉन डी पी ये वैल्यू हमें मिलती है, और वो होगी वी बी माइनस वी ए बाय एस बी माइनस एस ए के बराबर। तो यहाँ पर जो वी ए और वी बी हैं वो शुद्ध पदार्थ की दो फेजेस ए और बी के मॉलर वॉल्यूम्स हैं। इसको हम वी ए एंड वी बी आर द मॉलर वॉल्यूम्स ऑफ द टू फेजेस ए एंड बी ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, एंड वी बी और वी बी माइनस वी ए क्या शो करेगा, दिस शोज द चेंज इन वॉल्यूम when 1 mole of substance converts from the initial phase A to final phase B। कि जब पदार्थ का एक मोल प्रारंभिक प्रावस्था A से अंतिम प्रावस्था B में जाता है तो ऐसी स्थिति में ये आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है, और दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा V, जिसको हम डेल्टा V से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार एस बी माइनस एस ए इज द चेंज इन एंट्रोपी है, जो कि समान प्रक्रम के लिए एंट्रोपी में हुआ परिवर्तन है, जिसे हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वी बी माइनस वी ए की जगह आप लिखेंगे डेल्टा वी, और ये हो जाएगा एस बी माइनस एस ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी। तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे कि डी टी अपॉन डी पी, सॉरी ये यहाँ आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स करेक्शन कर लेंगे, ये डी टी अपॉन, या आप इसको डी टी अपॉन डी पी लिखेंगे यहाँ पर, तो डी टी अपॉन डी पी हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी के बराबर। तो इससे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसमें इसका उल्टा आप लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी होगा यहाँ पर, डी पी चूँकि डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू आएगा डेल एस अपॉन डेल वी। देखिए यहाँ पर डी टी अपॉन डी पी था, तो डी टी अपॉन डी पी इक्वल टू था डेल वी अपॉन डेल एस, तो यहाँ हम डेल एस अपॉन डेल वी लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डी पी अपॉन डी टी। तो इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। और हम जानते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से क्या होता है कि डेल जी इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा, चूँकि आप जानते हैं कि डेल्टा एस इक्वल टू होगा यहाँ पर 0, तो डेल्टा एस इक्वल टू सॉरी डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा एस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। और आप जानते हैं डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू होगा, चूँकि डेल्टा एस है, डेल्टा एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि डेल्टा एस आपने इससे पहले देखा था कि इक्वेशन नंबर 5 में डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। तो डेल्टा एस की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन टी, तो डेल्टा एच अपॉन टी और डेल्टा वी हो जाएगा, तो डेल्टा एच अपॉन टी वी बी माइनस वी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और ये जो इक्वेशन नंबर 6 है यह एक क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का ही रूप है। और यहाँ पर जो डेल्टा एच टेम्परेचर टी पर प्रावस्था परिवर्तन के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन है। तो सॉरी delta H is the change in the enthalpy for the phase conversion at temperature T, or in this case the system containing two phases of pure substances which are in equilibrium with each other. This equation gives the change in pressure dP with change in temperature dt, and
ऑन द कॉन्ट्ररी इट गिव्स चेंज इन टेम्परेचर dt अकम्पनिंग चेंज इन प्रेशर dp। तो यहाँ पर यह समीकरण किसी भी सिस्टम में शुद्ध पदार्थ की साम्यावस्था में दो फेजेज में प्रेशर में परिवर्तन dp को देता है, जो कि टेम्परेचर में परिवर्तन dt के साथ होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत टेम्परेचर में परिवर्तन dt को देता है, जो कि प्रेशर में परिवर्तन dp के साथ होता है। तो इस प्रकार से हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में देखा, और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।